हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी यूपी 53 में। मित्रों, आप लोग जानते ही होंगे कि अभी इसी 3 अप्रैल को उत्तराखंड पीसीएस का प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है। और लगभग हम देखें तो नेक्स्ट मंथ में 8 मई को 67th बीपीएससी का प्रीलिम्स एग्ज़ाम है। और फिर उसके नेक्स्ट मंथ में 12 जून को, अगर संभवतः पेपर न टले, तो 12 जून को यूपी पीसीएस का प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है। तो इस मद्देनज़र रखते हुए अगर हम देखें तो अभी हाल ही में 2-3 दिन हुआ घटनासार, जो कि एक करंट अफेयर के क्षेत्र में मानी जानी प्रतिष्ठित बुक है, जो कि स्टेट पीएससी के लिए बहुत ही बेस्ट साबित होती है। तो आज मैं इसका जो भी एक करंट अफेयर का समरी वीडियो है वो आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ। इसका लाने के पीछे मेरा मेन उद्देश्य ये है कि अभी 3 तारीख को जो यूके पीसीएस उत्तराखंड पीसीएस का जो एग्ज़ाम है प्रीलिम्स का, उसके लिए अभी 2 दिन आपके पास बचे हुए हैं। और मैं ये मानता हूँ कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से हो चुकी होगी। तो मित्रों, ये जो बुक आई हुई है घटनासार की लेटेस्ट, जो इसका अंक 1 प्रकाशित किया गया है, इसमें लगभग अभी लास्ट 6 मंथ के जो भी करंट अफेयर्स हैं, जो भी टुडे तक के मतलब कि अपडेटेड करंट अफेयर्स हैं, ये सारे के सारे इसमें दिए गए हैं। तो इससे आपको एक बेनिफिट ये हो सकता है कि आपके करंट अफेयर में जो भी अपडेशन वाली चीज़ें छूट गई हैं वो आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। तो लगभग 1 से 1.5 घंटे का ये पूरा वीडियो होगा, जिसमें मैं आपको पूरा इम्पॉर्टेंट इसके जो भी समरी आप पॉइंट्स हैं वो मैं आपको दे दूंगा। और आपको बस इसे करना कुछ नहीं है, करना ये है कि आपको फास्ट स्पीड करके आप अपने ट्रेन में या बस से जिससे भी यात्रा कर रहे हो, आपको बस इसे बार बार 1-2 बार सुन लेना है। मित्रों, ये मेरा वादा है, एक तरह से अगर मैं कहूँ तो मेरा मानना है कि आपके लगभग 3-4 प्रश्न तो यहाँ से फंस जाएंगे, ये मैं श्योर हूँ। और जो भी बच्चा स्टेट पीएससी काफ़ी सीरियसली देता होगा उसे पता भी होगा कि घटनासार से कितने प्रश्न फंसते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि लास्ट में ये बस आपको कट ऑफ का बूस्टर पॉइंट मैं आपको दे रहा हूँ करंट अफेयर का। आप इससे अपने आप को क्या कर सकते हैं, अन्य बच्चों की अपेक्षा बूस्टर कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं, जिससे कि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाएं। तो चलिए देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज अपने इस घटना सर करंट अफेयर्स के जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इनको देखते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। तो घटनासार देखिए, ये करंट अर्धवार्षिकी का है, हाफ ईयरली का। और इसमें जो भी महत्वपूर्ण बिंदु, जैसे आप देखेंगे कि जो 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए हैं, जो भी ये मिस यूनिवर्स और मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड चुनी गई हैं, इनके जो इम्पोर्टेंट नाम वगैरह हैं ये हैं। दूसरी चीज़ कि जो उत्तराखंड पीसीएस का जो प्रारंभिक परीक्षा 2022 वाला होगा 3 तारीख को, उससे रिलेटेड भी करंट अफेयर्स में दिया गया है। और दूसरी चीज़, जो बिहार के लिए स्पेशली तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए बिहार का भी करंट अफेयर इसमें इंक्लूड कर दिया गया है बजट वगैरह से, ठीक है। और बाकी यूपी पीसीएस वालों के लिए तो ये रामबाण है ही। तो चलिए देर न करते हुए हम अपने आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आप इसमें देख सकते हैं कि अक्टूबर 2021 से लेकर के 25 मार्च 2022 तक के करंट अफेयर को इसमें अपडेट किया गया है, ठीक है। तो ये लगभग 6 महीने का, लास्ट 6 महीने का करंट अफेयर है। इसे आप ज़रूर देख के जाइए, आपको बहुत मज़ा आएगा। आप 2-3 क्वेश्चन अधिक ही करके आएंगे करंट अफेयर्स के, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम राष्ट्रीय जो हमारे न्यूज़ हैं, जो भी राष्ट्रीय करंट अफेयर्स हैं, उन्हें हम देखते चलते हैं। तो सबसे पहला है कि वह भारतीय अर्थशास्त्री जिन्हें मार्च 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने बहुपक्षवाद पर संयुक्त राष्ट्र के नव स्थापित सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है, तो वह जयति घोष जी को। दूसरा है कि 22 मार्च 2022 को किस राज्य ने पूरी तरह कागज रहित होने के लिए राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन लागू करने वाली देश की पहली राज्य विधानसभा बनी, तो यह नागालैंड। अगला है, मार्च 2022 में कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला देश का पहला राज्य बना, तो यह केरल बना है। अगला है कि मार्च 2022 में 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर कौन सा बना है, तो यह मुंबई बना है। अगला है,
फरवरी 2022 के दौरान जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों द्वारा भारत में किस नए स्तनपायी प्रजाति की खोज की गई है? तो व्हाइट चिक्ड मकाक की। अगला है 7 मार्च 2022 को फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया द्वारा मनाए गए जन औषधि दिवस का इस वर्ष क्या थीम था? तो जन औषधि जन उपयोगी। चलिए अगला देखते हैं। भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच 22 से 31 मार्च 2022 के बीच किस नाम से संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया था? तो यह एक्स डस्टलिक के नाम से यह अभ्यास को शुरू किया गया था, आयोजित किया गया था। अगला है मार्च 2022 में किस मंत्रालय द्वारा भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार टोयोटा मिराई लॉन्च की गई? तो यह केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय। अगला है मार्च 2022 में महाराष्ट्र के किस टर्मिनल को भारत की पहली फ्लोटिंग स्टोरेज और रिगैसिफिकेशन यूनिट प्राप्त हुई? तो एच जयगढ़ एनर्जी टर्मिनल को। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला कह रहा है कि भारत सरकार ने मार्च 2022 में कहां पर ITU के एक क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र की स्थापना के लिए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के साथ मेजबान देश समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो यह नई दिल्ली में। अगला है वह बॉलीवुड अभिनेत्री जिन्हें मार्च 2022 में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यह विद्या बालन जी को। अगला है 5 मार्च 2022 को केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने तटीय मछुआरों की समस्याओं को जानने के लिए किस राज्य में सागर परिक्रमा परियोजना का उद्घाटन किया है? तो यह गुजरात में किया है। अगला है मार्च 2022 में बर्किंघम विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों यूके इंडिया की इस सस्टेनेबल कूलिंग पहल शुरू करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया? तो यह तेलंगाना। अगला है कि भारत और किस देश के बीच 25 फरवरी 2022 को राजनयिक संबंध के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक विशेष लोगों का अनावरण किया गया? तो यह बेल्जियम। अगला है समूचे भारत के रेलवे स्टेशन पर स्थापित स्वचालित टिकट वेंडिंग मशीनों के द्वारा उपभोक्ताओं को डिजिटल टिकटिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए किस कंपनी ने भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम के साथ भागीदारी की है? मतलब कि IRCT से भागीदारी की है? तो यह पेटीएम ने किया है। अगला है भारत के पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर जिसने 19 फरवरी से 5 मार्च 2022 के बीच पदुचेरी में समुद्र स्तर परीक्षणों को सफलतापूर्वक संपन्न किया? तो यह हंसा NG है। अगला है हाल ही में भारत सरकार ने प्लास्टिक कचरा की समस्या से निपटने के लिए किस पहल की शुरुआत की? तो यह संभव और स्वावलंबन। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। मार्च 2022 में लगातार दूसरे वर्ष स्कॉच स्टेट फॉर गवर्नेंस रैंकिंग में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? तो याद रखिएगा स्कॉच स्टेट फॉर गवर्नेंस रैंकिंग में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पे रहा है। अगला है सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2022 में 4 धाम परियोजना की उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष के रूप में किस न्यायमूर्ति को चुना है? तो यह अर्जुन कुमार सीकरी जी को। अगला है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग जिसको शॉर्ट नेम है CDAC ने राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के दूसरे चरण में मार्च 2022 में कहां पर परम गंगा नामक सुपर कंप्यूटर को स्थापित किया गया? तो यह IIT रुड़की में। चलिए अगला नेक्स्ट देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में कहां पर भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो यह हैदराबाद में। अगला है नेक्स्ट मार्च 2022 में 7वें भारतीय उद्योग जल सम्मेलन और फिक्की जल पुरस्कारों के 9वें संस्करण में किसे विशेष जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन को। अगला है मार्च 2022 में भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो यह कर्नाटक के बेंगलुरु में। अगला है मित्रों
18 मार्च 2022 को जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंकिंग प्रदान की गई तो 136वीं। ये एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे आप याद कर लीजिएगा कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की क्या रैंकिंग है 2022 में, तो 136 वहाँ रैंक है, मतलब कि 136वीं रैंक है, ये याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, मार्च 2022 में किस राज्य द्वारा सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की गई, तो यह हरियाणा राज्य के द्वारा। अगला है, हाल ही में भारत ने युद्धग्रस्त देश यूक्रेन से अस्थायी रूप से किस अन्य देश में अपने दूतावास को शिफ्ट किया है, तो यह पोलैंड में। अगला है, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 15 मार्च 2022 को मध्य प्रदेश के किस शहर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया, तो यह ग्वालियर में। अगला है, मार्च 2022 में भारत बायोटेक ने टीबी के टीके के लिए किस देश की बायोफार्मास्यूटिकल फर्म बायोफ्रेबी के साथ साझेदारी की है, तो यह स्पेन ने की है। अगला है, भारतीय एयरफोर्स ने यूक्रेन संकट को देखते हुए किस मित्र देश के साथ 6 से 27 मार्च 2022 के बीच प्रस्तावित बहुपक्षीय हवाई अभ्यास कोबरा वॉरियर से अलग हो गया, तो यह ब्रिटेन से अलग हो गया था, ठीक ना, तो याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, 27 फरवरी 2022 को मनाए गए राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस की इस वर्ष की थीम थी, तो खाद्य भविष्यवाद। देखिए मित्रों, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि अब जो पेपर का पैटर्न बदल रहा है, तो इसमें अब जो पुराने दिवस हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं रह गए हैं। अब जो करंट में जो नए नए दिवस घोषित किए जा रहे हैं या बनाए जा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है एग्जाम में। तो यहाँ से आपको 2 प्रश्न तैयार करिएगा कि राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस तो यह 27 फरवरी को मनाया जाता है, और इस वर्ष इसकी थीम क्या थी, तो खाद्य भविष्यवाद, ठीक है। थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी बस करने की आपको ज़रूरत है, स्मार्ट स्टडी से आप आराम से एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे मित्रों तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर जरूर करिएगा, और बाकी कोई गलती हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा। चलिए अगला है, हाल ही में किस बांध के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के बीच समझौता हुआ, तो यह आदि बद्री बांध। अगला है, मार्च 2022 में वीडेम संस्थान द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में भारत की कौन सी रैंक मिली है, तो यह 93वीं रैंक मिली है। अगला है, हाल ही में किस पूर्व मुख्यमंत्री ने वर्ष 2022 के पद्म भूषण पुरस्कार को लेने से मना कर दिया, तो कौन थे, तो यह बुद्धदेव भट्टाचार्य जी हैं, जो कि पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। अगला है, हाल ही में कोयम्बटूर स्थित किस झील को तितलियों का हॉट स्पॉट घोषित किया गया है, तो यह वेल्लोर झील को। अगला है कि भारत सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, जिसको शॉर्ट नेम है रूसा नामक योजना को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी है, तो यह 2026 तक। अगला है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज किस शहर में स्थित है, जहां हाल ही में सेंटर ऑफ डेमोग्राफी ऑफ जेंडर और सेंटर फॉर एजिंग स्टडीज नामक 2 नए केंद्रों का उद्घाटन किया गया, तो यह मुंबई। अगला है, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष यान चंद्रयान 2 द्वारा चंद्रमा पर किस गैस की खोज की गई, तो यह आर्गन 40 की खोज की गई है। अगला है, 19 मार्च से 4 अप्रैल 2022 तक हरियाणा के फरीदाबाद में मनाया जाने वाला सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का इस बार थीम स्टेट है, तो यह जम्मू कश्मीर इसका थीम स्टेट है। अगला है, रेल मंत्रालय ने हाल ही में रेलवे गार्ड का नाम बदल करके क्या कर दिया है, तो यह ट्रेन मैनेजर कर दिया गया है। अगला है, केरल में 26वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 18 मार्च 2022 से किस शहर में आयोजित किया गया, तो यह तिरुवनंतपुरम में। अगला है मित्रों कि फरवरी 2022 में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई है, तो 43वीं। याद रखिएगा मित्रों, ये भी इम्पॉर्टेंट है। हैप्पीनेस इंडेक्स में मैंने आपको ही पीछे बताया 136वां रैंक भारत का है, और अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है, 43वां नंबर है।
ठीक है ना। ये दोनों रैंकिंग को आप याद रखिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है जम्मू कश्मीर का वह गांव जिसे केंद्र शासित प्रदेश का पहला मिल्क विलेज जनवरी 2022 में घोषित किया गया, तो यह रियासी जिले का जेरी गांव था। ठीक है ना। चलिए अगला चलते हैं। अगला है हाल ही में केंद्र सरकार ने कब तक प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है, तो यह मार्च 2024 तक। अगला है वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मार्च 2022 देश की कितनी प्रमुख नदियों के कायाकल्प के लिए परियोजना की घोषणा की है, तो यह 13 नदियों के लिए की गई है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी किस राज्य में स्थित है, तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। अगला देखते हैं, भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाने का निर्णय लिया गया है, तो ई वेस्ट इको पार्क दिल्ली में बनाने का निर्णय लिया गया है। अगला है टेनलमैन नाम से लोकप्रिय किस व्यक्ति को वर्ष 2022 के पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये अमई महालिंगा नाइक जी को। याद रखिएगा कि इनको अमई महालिंगा नाइक जी को 2022 का पद्मश्री पुरस्कार मिला है और इनको टेनलमैन नाम से ये काफ़ी लोकप्रिय हैं। दोनों तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। अगला है संयुक्त राष्ट्र के 192 सदस्य देशों द्वारा 2030 एजेंडे के एक भाग के रूप में अपनाए गए 17 विकास लक्ष्य सूचकांक, जिसका प्रकाशन मार्च 2022 के प्रथम सप्ताह में किया गया, भारत को उसमें कौन सी रैंकिंग दी गई है, तो यह 120वीं रैंकिंग दी गई है भारत को। अगला है कि हाल ही में गंगा से ब्रह्मपुत्र तक की यात्रा पूरी करने वाला अब तक का सबसे लंबा जहाज कौन सा बना है, तो यह MV राम प्रसाद बिस्मिल जहाज बना है। चलिए अगला हम देखते हैं। अगला है कि भारत में लेप्रोस्कोपी के जनक माने जाने वाले डॉक्टर तेहमटन एराज उडवाडिया की हाल ही में प्रकाशित चर्चित पुस्तक कौन सी है, तो याद रखिएगा कि मोर देन जस्ट सर्जरी लाइफ लेसन्स बियॉन्ड द OT। याद रखिएगा लेप्रोस्कोपी के जनक की सबसे अच्छी किताब कौन सी है, मोर देन जस्ट सर्जरी लाइफ लेसन्स बियॉन्ड द OT। और ये किसके द्वारा प्रकाशित है, तो डॉक्टर तेमहटन एराज उडवाडिया। ठीक है। अगला है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में फरवरी 2022 में कार्यालय खोलने वाली पहली बहुपक्षीय एजेंसी बनी, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक बनी है। अगला है कि भारत सरकार ने देश के 12 राज्यों में 150 उत्कृष्टता गांव बनाने के लिए हाल ही में किस देश के साथ समझौता किया, तो यह इजरायल के साथ। अगला है कि भारत का वह राज्य जिसने हाल ही में मिशन इंद्रधनुष योजना के क्रियान्वयन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, तो यह उड़ीसा है। अगला है मार्च 2022 में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ पर स्थापित करने की घोषणा की गई है, तो याद रखिएगा कि भारत का पहला विश्व शांति केंद्र हरियाणा में स्थापित करने की घोषणा की गई है। अगला है फरवरी 2022 में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने किस नाम के भारत के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में एक को कमीशन किया गया, तो परम प्रवेगा को। अगला है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की हाल ही में जारी एक नई रिपोर्ट में मध्य प्रदेश स्थित किस बांध के तत्काल मरम्मत कराने की चेतावनी दी गई, तो यह गांधी सागर बांध। अगला है 4 जनवरी 2022 को अनाथों की मां के नाम से चर्चित किस प्रमुख हस्ती का निधन हुआ, तो याद रखिएगा मित्रों यह सिंधुताई सपकाल जी की मृत्यु हो गई। ठीक है। अगला है हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया, तो यह मध्य प्रदेश में। अगला है कि भारतीय नौसेना ने अपने युद्धपोत INS विशाखापत्तनम से 18 फरवरी 2022 को समुद्र में किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया, तो यह ब्रह्मोस मिसाइल का। अगला है हाल ही में प्रस्तुत नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात 30 प्रति 1 लाख जीवित जन्म दर्ज करने वाला कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है, तो यह केरल है। अगला है केरल का पहला कारवां पार्क कहाँ स्थापित किया गया, तो यह
वागामोन इडुक्की में स्थापित किया गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो अगला है कि हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस की शुरुआत की है? तो याद रखिएगा कि दिल्ली ने स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस की शुरुआत की है। अगला है केंद्र सरकार ने हाल ही में किस अवकाश प्राप्त वाइस एडमिरल को देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया है? तो यह जी अशोक कुमार जी को। अगला है लोसुंग प्रतिवर्ष किस भारतीय राज्य में तिब्बती चंद्र कैलेंडर के 10वें महीने के 18वें दिन मनाया जाता है? तो यह लोसुंग जो है यह सिक्किम में मनाया जाता है। अगला है कि हाल ही में भारत के किस राज्य ने एशिया का सबसे बड़ा बर्ड एटलस जारी किया है? तो यह केरल ने जारी किया है। अगला है हाल ही में प्रस्तुत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में किनके आकलन से संबंधित एक नया अध्याय पहली बार शामिल किया गया है? तो यह भारत के बाघ अभयारण्यों और गलियारों और शेर संरक्षण क्षेत्र में वन आवरण, ये इन बारे में इन सभी चीज़ों को पहली बार शामिल किया गया। तो याद रखिएगा कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में पहली बार इसमें से कौन शामिल किया गया है? तो बाघ अभयारण्य, शेर संरक्षण क्षेत्र और गलियारों को, ठीक ना, इतना याद रखिएगा और ये इम्पॉर्टेंट है। चलिए अगला है वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में कुल वन और वृक्ष आवरण अब 80.9 मिलियन हेक्टेयर हैं, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत हैं? तो याद रखिएगा मित्रों, फिर से मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में कुल वन और वृक्ष आवरण अब 80.9 मिलियन हेक्टेयर हैं, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.62% हैं। अगला है कि गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में चुना गया है? तो यह उत्तर प्रदेश को चुना गया है। अगला है कि जनवरी 2022 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत की रैंकिंग है तो 50वीं। ये भी इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, याद रखिएगा आप कि भ्रष्टाचार सूचकांक 2021 में भारत की कौन सी रैंकिंग है? तो 50वीं रैंकिंग है। अगला है A23 एक ऑनलाइन कौशल गेमिंग कंपनी हेड डिजिटल वर्क्स के स्वामित्व वाले गेमिंग एप्लीकेशन ने हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया, तो यह शाहरुख खान को। अगला है 2 फरवरी 2022 को कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश, मतलब कि कह रहा है कि 2 फरवरी 2022 को कौन सा राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है जिसने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला 35वां प्रदेश बन गया है? तो यह छत्तीसगढ़ है, ठीक है। अगला है हाल ही में किस पहाड़ी विकास परिषद ने विकलांग व्यक्तियों के लिए कुनस्योम योजना की शुरुआत की? तो यह लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद लेह ने, ठीक है ना। तो आपसे ऐसे ही पूछा जा सकता है कि कुनस्योम योजना कहाँ की योजना है, कहाँ शुरू की गई? तो ये लद्दाख लेह में, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। हाल के दिनों में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जितना कार्बन अवशोषित कर रहा है उससे अधिक कार्बन उत्सर्जित कर रहा है? मतलब कि जितना अवशोषित कर रहा है उससे अधिक वो कार्बन उत्सर्जन कर रहा है ज़्यादा। तो ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, असम में जो स्थित है। और याद रखिएगा, यहीं मैं बता दे रहा हूँ कि काजीरंगा का जो राष्ट्रीय उद्यान है वो एक सींग वाले गैंडे के लिए बहुत फेमस है। अगला है कि 15 जनवरी 2022 को 74वें सेना दिवस के अवसर पर खादी के कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया? तो यह राजस्थान के लोंगेवाला में फहराया गया, ठीक ना। और याद रखिएगा कि ये 225 फीट लंबा है और 150 फीट चौड़ा है। चलिए अगला चलते हैं। प्रश्न है कि फरवरी 2022 के प्रथम सप्ताह में भारत के किन 2 अभयारण्यों को रामसर स्थल घोषित किया गया? तो यह पहला है खिजादिया वन्य जीव अभयारण्य गुजरात में
और दूसरा है बखिरा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में। मित्रों याद रखिएगा, रामसर स्थल को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और जो ये लास्ट के जुड़े हैं दो, इनका नाम याद रखिएगा। तो पहला कौन सा इसमें जुड़ा है, तो खिजादिया वन्य जीव अभ्यारण्य गुजरात, और एक दूसरा है जो बखिरा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। भारत स्थित किस सुरंग को हाल ही में गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड्स द्वारा 10,000 सुरंग के रूप में मान्यता दी गई थी? यह अटल सुरंग जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है उसको दी गई है। अगला है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने स्टैचू ऑफ इक्विलिटी की फिर से पढ़ रहा हूँ। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने स्टैचू ऑफ इक्विलिटी का अनावरण कहाँ किया है? तो स्टैचू ऑफ इक्विलिटी का अनावरण मोदी जी ने तेलंगाना में किया है। तो याद रखिएगा, स्टैचू ऑफ इक्विलिटी कहाँ है? तो तेलंगाना में स्थित है। अगला है कि हाल ही में देश का पहला ड्रोन मेला कहाँ पर संपन्न हुआ? तो यह ड्रोन मेला ग्वालियर मध्य प्रदेश में संपन्न हुआ है। अगला है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से कौशल विकास विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो यह असम के मंगलदोई में। चलिए अगला है कि भारत के पहले इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन एंड मेडिकल सेंटर का हाल ही में कहाँ पर उद्घाटन किया गया? तो यह हैदराबाद में। अगला है कि हाल ही में पंजाब सरकार के किस रथ उत्सव को राज्य उत्सव का दर्जा दिया गया? तो यह जगन्नाथ रथ यात्रा को। अगला है कि हाल ही में किस भारतीय पूजा को यूनेस्को द्वारा अमूर्त संस्कृति विरासत सूची में शामिल किया गया? तो यह कोलकाता की दुर्गा पूजा को। अगला है जो देखिए, जो कि बजट से संबंधित है, देख लेते हैं। केंद्रीय बजट 2022-23 में घोषित देश का दूसरा डिजिटल विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है किया जाएगा? तो यह जोधपुर राजस्थान में। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा हम रुकते हैं, देखते हैं। सबसे पहले तो आप याद रखिए कि देश का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय जो है ये 2020 में स्थापित किया गया था केरल में, और इस बार के बजट में देश का दूसरा डिजिटल विश्वविद्यालय स्थापित करने की बात की गई है, जहाँ कहाँ पे? राजस्थान के जोधपुर में। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो राजस्थान। याद रखिएगा कि राजस्थान सौभाग्य योजना के तहत विद्युतीकरण में शीर्ष पर है। सबसे पहले तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सौभाग्य योजना किससे संबंधित है? तो यह विद्युत से संबंधित है। अधिकतर लोग इसको लड़कियों से मार देते हैं संबंधित, ठीक है, क्योंकि नाम भी ऐसा दिख रहा है, तो आप यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। अगला है कि गांजे की खेती को समाप्त करने के लिए किस राज्य पुलिस ने हाल ही में ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया? तो आंध्र प्रदेश ने शुरू किया था ऑपरेशन परिवर्तन। किस लिए किया? गांजे की खेती को समाप्त करने के लिए। अगला है, हाल ही में किस सेंट्रल जेल को अपना एफएम रेडियो चैनल मिला है? तो यह इंदौर की जो सेंट्रल जेल है उसको अपना एफएम रेडियो चैनल मिला है। चलिए अगला चलते हैं, अगला देखते हैं कि क्या कह रहा है। एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 नवंबर 2021 को कहाँ पर किया? तो नोएडा, जो कि नोएडा का में एक जगह है जेवर, वहीं पे है, और यह उत्तर प्रदेश के अंदर है, ठीक है। तो याद रखिएगा, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट का शिलान्यास कौन सा एयरपोर्ट है? जेवर एयरपोर्ट, जो कि उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थित है। अगला है कि भारत की निजी क्षेत्र की कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा निर्मित किस क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का पहला प्रायोगिक परीक्षण 25 नवंबर 2021 को किया गया? तो यह धवन प्रथम का। चलिए अगला है, 25 नवंबर 2021 को स्कॉर्पियन कलवारी क्लास की किस पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? तो यह आईएनएस वेला को। अगला है, 23 नवंबर 2021 को नीति आयोग द्वारा पहली बार जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021-22 में शामिल 56 शहरों में प्रथम स्थान किसे मिला? तो यह शिमला हिमाचल प्रदेश को। मित्रों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप रट जाइएगा, क्योंकि नीति आयोग द्वारा ये जारी सूचकांक है कौन सा? सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021-22, और इसमें 56 शहरों में से शिमला जो कि हिमाचल प्रदेश का है, तो ये प्रथम स्थान पर है। चलिए आगे चलते हैं। केंद्र सरकार ने 15 नवंबर 2021 को किस दिन के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो यह जनजातीय गौरव दिवस
मित्रों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नया दिवस मनाने की बात की जा रही है। तो 15 नवंबर 2021 को किस दिन के रूप में मनाने का निर्णय लिया है इन्होंने, तो यह जनजातीय गौरव दिवस के रूप में लिया गया था। तो ये हर मतलब 2021 से शुरू हो गया 15 नवंबर को। अगला है कि भारत में पहला ऑडिट दिवस कब मनाया गया, तो 16 नवंबर 2021 को। देखिए मित्रों, 2 दिवस आपको नए मिल गए, ये आपको याद रखने हैं क्योंकि करंट वाले ये दिवस पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर 2021 को पहली बार मनाया गया और हर साल मनाया जाएगा। दूसरा आपको याद रखना है कि ऑडिट दिवस जो कि ठीक उसके एक दिन बाद 16 नवंबर 2021 को मनाया गया और ये भी अब हर वर्ष 16 नवंबर को मनाया जाएगा। अगला है कि भारत किस संयुक्त राष्ट्र संस्था के एग्जीक्यूटिव बोर्ड और वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का 2021 से 25 के कार्यकाल तक का सदस्य नवंबर 2021 में निर्वाचित हुआ, तो यह यूनेस्को का हुआ है। अगला है कि संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री जिन्होंने हाल ही में ग्रैमी अवार्ड विजेता रिकी केज और ऑस्कर दावेदार विक्रम घोष द्वारा तैयार वंदे भारतम के लिए एक सिग्नेचर ट्यून जारी किया है, तो यह मीनाक्षी लेखी। अगला कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश का वह जिला जो फरवरी 2022 में हर घर जल मिशन का 100वां जिला बन गया, तो यह चंबा जिला बना है। अगला है कि हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने किसानों के लिए किसान नाम के एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया, तो यह आईआईटी रुड़की ने। अगला है कि किस राज्य सरकार की कैबिनेट ने फरवरी 2022 में ई कचरे का निपटान करने के लिए देश के पहले ई वेस्ट इको पार्क को मंजूरी प्रदान की है, तो यह दिल्ली ने। चलिए अगला देखते हैं कि 26 फरवरी 2022 को सेनाध्यक्ष एमएम नरवणे ने कहाँ के पैराशूट बटालियनों को प्रेसिडेंशियल कलर्स भेंट किया, तो यह बेंगलुरु के पैराशूट रेजिमेंट ट्रेनिंग सेंटर को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को वापस इंडिया लाने के लिए भारत सरकार द्वारा मार्च 2022 को किस ऑपरेशन को चलाया गया, तो याद रखिएगा कि ऑपरेशन गंगा, मतलब कि यूक्रेन से जो भी भारतीयों को हवाई जहाज के माध्यम से भारत बुलाया गया वो ऑपरेशन गंगा के माध्यम से। ठीक ना, तो ये याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अगला है कि हाल ही में कहाँ भारत का पहला 3D नेत्र शल्य चिकित्सा सुविधा केंद्र का उद्घाटन हुआ, तो यह चेन्नई में हुआ है। अगला है कि हाल ही में जारी आईपीएफ स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है, तो यह आंध्र प्रदेश है। किसमें शीर्ष पर है, तो आईपीएफ स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021। अगला है कि दिसंबर 2021 में किस राज्य ने फिल्म अभिनेता संजय दत्त को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो अरुणाचल प्रदेश ने। ये भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश ने राज्य ने अपने यहाँ का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया, संजय दत्त जी को। चलिए आगे चलते हैं। 28 फरवरी 2022 को मनाए गए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की इस वर्ष की थीम क्या है, तो याद रखिएगा मित्रों, सबसे पहले तो आपसे यहाँ से प्रश्न ये बनेगा जो कि इम्पॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 28 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। ठीक है, और इस बार भी 28 फरवरी को मनाया गया 2022 में, लेकिन इस वर्ष की थीम अलग होगी। क्या थी थीम, देख लेते हैं। सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। तो ये 2 प्रश्न आपको यहाँ से बन सकते हैं, इसे भी इम्पॉर्टेंट के तौर पर याद रखिएगा। अगला है कि इंटरनेशनल कमीशन ऑफ इरिगेशन एंड ड्रेनेज द्वारा 1966 में झांसी में बने किस प्राचीन बांध को वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर जनवरी 2022 में घोषित किया गया, तो यह सुकवा डुकवा बांध को घोषित किया गया। अगला है कि उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश तथा वर्तमान में राज्यसभा सांसद रंजन गोगोई की हाल ही में प्रकाशित आत्मकथा है, तो जस्टिस फॉर द जज। तो याद रखिएगा, रंजन गोगोई की आत्मकथा जो कि अभी प्रकाशित हुई क्या है, जस्टिस फॉर द जज है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि वह केंद्रीय मंत्री जिनका हाल ही में प्रकाशित लाल सलाम उपन्यास चर्चा में है, तो स्मृति ईरानी जी का। तो ये सब इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये सब पूछे जाते हैं। तो लाल सलाम उपन्यास किसका है, स्मृति ईरानी जी का है। अगला है कि किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में कैंसर की रोकथाम
के लिए होप एक्सप्रेस शुरू करने की घोषणा की गई है। तो याद रखिएगा, होप एक्सप्रेस जो कि कैंसर की रोकथाम करेगा, यह किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो यह मित्रों महाराष्ट्र राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। अगला है कि अपनी तरह की पहली स्किल एंड इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी कहाँ पर निर्माणाधीन है? तो यह कर्नाटक में अभी बन रही है, ठीक ना, निर्माणाधीन है। अगला है कि द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा 9 फरवरी 2022 को जारी डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत की कौन सी रैंक है? तो यह 46वीं। सबसे पहले तो मित्रों ये भी इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और यहाँ से प्रश्न कैसे बनेगा मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले तो आपसे पूछेगा कि डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत की कौन सी रैंकिंग है? तो 46वीं। और डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 को जारी कौन करता है? तो द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ब्रिटिश काउंसिल के साथ शैक्षिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए 3 वर्ष के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो यह तेलंगाना ने किया। चलिए अगला देखते हैं मित्रों। थोड़ा सा पेज आगे पीछे हो गया होगा तो उससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, आपको पूरे करंट अफेयर प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। बस आपको क्या करना है, फास्ट स्पीड करके इसको बार बार आपको पढ़ लेना है अच्छे से, ठीक है ना। आपके लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, इतनी गर्मी में मैं पंखा बंद करके आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज़ मित्रों आप इस पूरे वीडियो को देखिए और अच्छे से लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आपके लिए मैं बहुत मेहनत करता हूँ। चलिए आगे। अगला है कि 14 अंकीय यूनिक खाता संख्या बनाने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा हाल ही में कौन सी स्वास्थ्य योजना को आरोग्य सेतु ऐप के साथ एकीकृत किया गया? तो यह था आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। अगला है कि सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय द्वारा हाल ही में ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के लिए किस योजना को शुरू किया गया है? तो यह इस्माइल, याद रखिएगा कि इस्माइल योजना किसके किसके लिए शुरू किया गया है मित्रों? याद रखिएगा, क्योंकि ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों, तो जहाँ ट्रांसजेंडर आए वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि समाज के एक यह संवेदनशील वर्ग हैं, कहीं ना कहीं भिखारी भी और ट्रांसजेंडर भी। अगला है कि केंद्रीय पोत परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने फरवरी 2022 में भारत की पहली वाटर टैक्सी सेवाओं को हरी झंडी कहाँ दिखाई? तो यह मुंबई में दिखाया गया। चलिए अगला है कि असम सरकार ने छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान करने और उनके कौशल को प्रखर करने के लिए किस 4 वर्षीय परामर्श कार्यक्रम को शुरू किया? तो प्रोजेक्ट आरोहण को। अगला है कि हाल ही में भारत का यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला पहला विदेशी देश कौन सा बना है? तो यह नेपाल बना है। अगला है हाल ही में देश का पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य कौन सा बना है? तो यह हिमाचल प्रदेश बना है। मतलब कि हिमाचल प्रदेश सबसे पहला राज्य बना है जो कि वहाँ पे धूम्रपान मुक्त राज्य बना और एलपीजी सक्षम राज्य बना। चलिए अगला है कि हाल ही में किसे स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन हेतु महानिदेशक के रूप में नामित किया गया? तो जी अशोक कुमार जी को। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, पूछा जा सकता है। अगला है कि हाल ही में भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट कौन सा बना है? तो यह केरल हाई कोर्ट बना है। अगला है कि IUCN ने हाल ही में हरियाणा के गुरुग्राम स्थित किस पार्क को भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय घोषित किया? तो यह अरावली जैव विविधता पार्क को। अगला है मित्रों कि फरवरी 2022 में किसके द्वारा डिजिटल संसद नामक नया ऐप लॉन्च किया गया? तो लोकसभा सचिवालय के द्वारा डिजिटल संसद नामक एक ऐप लॉन्च किया गया है। अगला है कि जनवरी 2022 में भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन कहां पर खोला गया है? तो यह गुरुग्राम हरियाणा में खोला गया है। अगला है मित्रों कि हाल ही में किस IIT के शोधकर्ताओं के द्वारा कोविड के निदान के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित तकनीकी विकसित की गई है? तो IIT जोधपुर। मतलब कि अब यह डिजिटल के माध्यम से कोविड का क्या हो सकता है? निदान हो सकता है, कोविड जिसको होगा। अगला है कि हाल ही में भारतीय रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने में मदद हेतु किस मिशन को लॉन्च किया है? तो मिशन अमानत। मतलब कि कहीं ना कहीं जो भी वस्तु खोती है वो उस व्यक्ति की अमानत होती है, तो इस नाते मिशन अमानत इसका नाम ही रेलवे ने रख दिया है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है कि हाल ही में कौन सा गांव
भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त पंचायत बनने की दिशा में अग्रसर है? तो यह कोचीन का कुंबलुंगी गांव जो कि केरल में स्थित है। सैनिटरी नैपकिन मुक्त पंचायत बनने की दिशा में ये क्या है, सबसे पहले नंबर पे है। कौन सा गांव है? तो यह केरल के कोचीन का एक कुंबलुंगी गांव है। ठीक है, आगे चलते हैं। फरवरी 2022 में किस देश ने भारत के साथ दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक एंटीशिप क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को खरीदने का समझौता किया? तो यह फिलीपींस ने किया है। अगला है कि जनवरी 2022 में किसे भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो यह रघुवेंद्र तंवर जी को। किसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है इन्हें? रघुवेंद्र तंवर जी को, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद। चलिए आगे चलते हैं। मित्रों, जो भी ये नियुक्तियां दिख रही हैं इसे आप जरूर इंपॉर्टेंट समझ करके रट जाइएगा, क्योंकि ये नियुक्तियां पूछी जाएंगी, इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हैं। अगला है कि भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया? तो यह महाराष्ट्र में किया गया है। अगला है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा संत रविदास स्वरोजगार योजना शुरू किया गया है? तो यह मध्य प्रदेश राज्य द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम से जुड़ने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? तो यह जम्मू कश्मीर बना है। अगला है कि जनवरी 2022 में किस राज्य में स्थित सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार जीता है? तो यह तमिलनाडु ने। मित्रों, यहाँ से दो तरीके से प्रश्न बन सकता है। सबसे पहले तो आपसे पूछेगा कि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार जीता है, यह कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में। ठीक ना, तो याद रखिएगा। अगला है कि हाल ही में दक्षिण मोबुआंग किस राज्य का पहला ODF का फुल फॉर्म होता है ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस गांव बना है? तो यह मिजोरम बना है। अगला है कि हाल ही में टाटा स्काई ने अपना नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की है? तो अब टाटा प्ले करने की घोषणा की है। तो टाटा स्काई, बचपन में हम लोगों ने टाटा स्काई से बहुत सारे चैनल्स को माध्यम से हम सीरियल वगैरह देखते थे, अब उसी टाटा स्काई का नाम बदल करके टाटा प्ले कर दिया गया है। ठीक है मित्रों, चलिए आगे चलते हैं। अगला है हमारा कि नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप हाल ही में लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो यह असम बना है। अगला है हाल ही में जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के ब्रांड उत्पादक के रूप में किसे नामित किया गया है? तो यह लैवेंडर को ही हम लोग बैगनी क्रांति भी बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया के कितने से कितने साल तक के बच्चों के लिए बायोलॉजिकल कोरोना वैक्सीन कॉर्बेवैक्स को अंतिम मंजूरी दी है? तो यह 12 से 18 वर्ष। देखिए यहाँ से फिर प्रश्न कैसे बनेगा, देखिए सबसे पहले तो आप ये जानिए कि 12 से 18 वर्ष तक के बच्चों को जो वैक्सीन बनाई जा रही है वो कौन बना रहा है? तो उस वैक्सीन का नाम है कॉर्बेवैक्स। ठीक ना, और इसे बना कौन रहा है? तो ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया। और यह कितने साल के बच्चों के लिए है? तो यह 12 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है कि किस राज्य सरकार ने फरवरी में प्रस्तुत राज्य बजट 2022-23 में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा की? तो यह राजस्थान ने की है। अगला है कि हाल ही में चलाई गई भारत सरकार की हील बॉय इंडिया पहल किस क्षेत्र से संबंधित है? तो याद रखिएगा मित्रों, हील बॉय इंडिया स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित है। अगला है भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित वोटिंग समाधान हाल ही में भारत के किस राज्य द्वारा विकसित किया गया? तो यह तेलंगाना। चलिए अगला देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2021 को अंतरिक्ष से जुड़ी किस संस्था का शुभारंभ किया? तो यह इंडियन स्पेस एसोसिएशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ISPA बोला जाता है। चलिए इसके बारे में, इस संस्था के बारे में कुछ दिया है वो देख लेते हैं कि इस संस्था का पहला अध्यक्ष जयंत पाटिल को नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा, क्योंकि ये अभी शुभारंभ हुआ है तो ये पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा कि अभी किस अंतरिक्ष से जुड़ी किस संस्था का शुभारंभ किया गया नरेंद्र मोदी जी द्वारा? तो यह इंडियन स्पेस एसोसिएशन। और दूसरी चीज़ में आप याद रखिएगा कि इसके पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं इंडियन स्पेस एसोसिएशन के? तो यह जयंत पाटिल जी को बनाया गया है। चलिए अगला है कि भारतीय रेलवे द्वारा अक्टूबर 2021 में दक्षिण मध्य रेलवे के लिए
लंबी दूरी की किन दो ट्रेनों मतलब कि मालगाड़ी को शुरू किया गया है? तो यह त्रिशूल और गरुड़ नाम से शुरू किया गया है। अगला है कि अक्टूबर 2021 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा किन दो राष्ट्रीय उद्यानों के संयुक्त क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व के रूप में नामित करने की घोषणा की है? तो पहला है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। यहाँ पे क्या बात की जा रही है? इसको राष्ट्रीय बाघ संरक्षण केंद्र बनाने टाइगर रिजर्व के रूप में नामित करने की बात हुई है, घोषणा हुई है। ठीक है ना, चलिए याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट था। अगला है कि महाराष्ट्र के पालघर का प्रसिद्ध वह चावल जिसे अक्टूबर 2021 में जीआई टैग प्राप्त हुआ। तो याद रखिएगा कि वाडा कोलम चावल को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। ठीक ना, और ये महाराष्ट्र का प्रसिद्ध चावल है। ठीक ना। अगला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अक्टूबर 2021 को बनारस से 64,000 करोड़ रुपए की लागत वाले किस मिशन की शुरुआत की? तो पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन की शुरुआत किया। अगला है कि भारत निर्वाचन आयोग ने अक्टूबर 2021 में सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए किस नाम से एक ऐप लॉन्च किया? तो यह गरुड़ नाम से लॉन्च किया गया। अगला है कि अक्टूबर 2021 में जारी वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो 79वां रैंक है, मतलब कि 79वां रैंक है। तो याद रखिएगा कि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में भारत की कौन सी रैंकिंग है? 79वां रैंक है। ठीक है ना, इसे आप याद रखिएगा। और इसे जारी कौन करता है? तो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा इसे जारी किया जाता है। तो इंडेक्स मैंने आपको पहले ही बताया कि इंपॉर्टेंट है, 3 4 5 इंडेक्स हैं, उसे रट जाइएगा। आगे है कि भारत की पहली राज्य सरकार के स्वामित्व वाली वन्यजीव डीएनए परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला का हाल ही में कहाँ उद्घाटन किया गया? तो यह महाराष्ट्र के नागपुर में। अगला है कि 8 नवंबर 2021 को भारत के पहले ओपन एयर रूफटॉप ड्राइव इन मूवी थिएटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह महाराष्ट्र मुंबई महाराष्ट्र में। चलिए अगला है कि नवंबर 2021 में पूर्वोत्तर आदिवासियों के लिए एक नए जैव प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह अरुणाचल प्रदेश में किया गया। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला कह रहा है कि नवंबर 2021 में टिश्यू कल्चर आधारित बीज आलू नियमों को मंजूरी देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? तो पंजाब बना है। अगला है जर्मन वॉच द्वारा नवंबर 2021 में जारी वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत की कौन सी रैंकिंग है? तो 10वीं। बहुत इम्पॉर्टेंट रैंकिंग है, ये इंडेक्स है, याद रखिएगा कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं CCPI, में भारत की कौन सी रैंकिंग है? तो यह 10वीं रैंकिंग है, याद रखिएगा, 2022 का है ये। ठीक ना। अगला है कि हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा कब तक दुनिया का पहला नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनने की घोषणा की गई? तो यह वर्ष 2030 तक की गई है। चलिए अगला है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अक्टूबर 2021 में राज्य में शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त शिक्षा योजना की घोषणा की? तो यह हरियाणा के मुख्यमंत्री ने। अगला है कि भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का हाल ही में कहाँ पर उद्घाटन किया गया? तो याद रखिएगा यह कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट पर। अगला है कि हाल ही में किस अभिनेता ने भारत का पहला वॉयस बेस्ड सोशल मीडिया ऐप हूटे लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा रजनीकांत ने। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वॉयस बेस्ड सोशल मीडिया ऐप, इसका नाम है हूटे। इसको लॉन्च करने वाला व्यक्ति कौन है? तो बॉलीवुड अभिनेता रजनीकांत जी हैं। चलिए अगर आगे देखते हैं, अक्टूबर 2021 में किस राज्य में 43 चिल्ड्रेन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन की स्थापना की गई? तो यह उड़ीसा में। अगला है हाल ही में भारतीय नौसेना का स्टील्थ फ्रीगेट तुसील कहाँ पर लॉन्च किया गया? तो यह रूस में किया गया है। अगला है कि अक्टूबर 2021 में देश का पहला एल्कोहल म्यूजियम कहाँ पर खोला गया? तो याद रखिएगा मित्रों, एल्कोहल म्यूजियम खोला गया है, ये गोवा में खोला गया है। ठीक है। अगला है कि हाल ही में कौन सी ट्रेन दक्षिण रेलवे की पहली एकीकृत प्रबंधन प्रणाली प्रमाणित
ट्रेन बन गई है। तो दक्षिण रेलवे की जो मतलब प्रमाणित ट्रेन कौन सी बनी है, तो यह चेन्नई से मैसूर और मैसूर से चेन्नई जो शताब्दी एक्सप्रेस चलती है वही बनी है। इसका नाम क्या है, चेन्नई मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में गुजरात में पैदा हुए भारत के पहले टेस्ट ट्यूब भैंस के बछड़े की नस्ल का क्या नाम है, तो यह बन्नी नस्ल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस भैंस के बछड़े का जन्म किससे हुआ है, टेस्ट ट्यूब से हुआ है, और नाम क्या है, बन्नी नस्ल की भैंस है ये। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप रट जाइएगा। अगला है कि अक्टूबर 2021 में कौन सा राज्य खुले में शौच मुक्त और प्रत्येक घर बिजली प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बना है, तो गोवा। याद रखिएगा, खुले में शौच मुक्त और प्रत्येक घर में बिजली वाला पहला राज्य कौन सा बना है, तो ये गोवा बन गया है। अगला अभी पीछे आपने देखा था कि हर घर जल वाला पहला राज्य भी कौन बना था, गोवा ही बना था। तो गोवा काफ़ी देखिए डेवलप कर रहा है। आगे कह रहा है कि अक्टूबर 2021 में सार्वजनिक क्षेत्र के किस प्रतिष्ठान ने देश के सबसे बड़ी हरित हाइड्रोजन बनाने वाले संयंत्र के निर्माण की घोषणा की है, तो यह गेल कंपनी ने की है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित कोस्ट गार्ड ऑफ शोर पेट्रोल व्हीकल परियोजना का 5वां और अंतिम पोत जिसे हाल ही में राष्ट्र को समर्पित किया गया, तो ICGS सक्षम नाम है इसका। अगला है कि 28 फरवरी से 13 मार्च 2022 तक आयोजित 45वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुरस्कार मेले का इस वर्ष फोकस थीम देश कौन सा था, तो बांग्लादेश था। अगला है कि हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको शॉर्ट नेम में इसरो बोलते हैं, ने किस संचार उपग्रह का कार्यकाल पूरा होने के बाद उसे निष्क्रिय कर दिया, तो इनसेट 4B। अगला है कि नई दिल्ली इंडिया गेट पर 50 वर्ष से जल रही अमर जवान ज्योति का विलय 21 जनवरी 2022 को किस ज्योति में कर दिया गया, तो यह नेशनल वॉर मेमोरियल ज्योति में अमर ज्योति जवान ज्योति का विलय कर दिया गया। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगला है कि 14 जनवरी 2022 को K सिवन की जगह किसने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए चेयरमैन के पद को ग्रहण किया, तो S सोमनाथ। याद रखिएगा मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसरो के नए चेयरमैन कौन बनाए गए हैं, तो S सोमनाथ, और पहले कौन थे, K सिवन, वो रिटायरमेंट हो गए हैं, तो S सोमनाथ जी को यहाँ बनाया गया है। अगला है, चलिए देखते हैं कि 9 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस दिन को प्रतिवर्ष वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की, तो 26 दिसंबर। देखिए मित्रों, अभी पीछे आपको 2 दिवस मिले थे और यहाँ पे आपको एक नया दिवस मिला, तो यही सब दिवस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीर बाल दिवस अब प्रतिवर्ष 26 दिसंबर को मनाया जाएगा। अगला है कि भारत के प्रथम ओपन रॉक म्यूजियम का उद्घाटन 6 जनवरी 2022 को कहाँ किया गया, तो यह हैदराबाद में किया गया है। अगला है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के वह नेता जिनकी 125वीं जयंती के अवसर पर इंडिया गेट पर उनकी प्रतिमा का लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी जी ने 23 जनवरी को किया 2022 को, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो याद रखिएगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का तो ये प्रतिमा का लोकार्पण किया गया नरेंद्र मोदी जी द्वारा 23 जनवरी को। लेकिन एक क्वेश्चन आपसे यहाँ और बन सकता है कि 23 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो यह पराक्रम दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा मित्रों। चलिए आगे चलते हैं। अगला है कि मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन हबीबगंज का नाम 13 नवंबर 2021 को परिवर्तित कर रखा गया, तो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के जो विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन हबीबगंज है उसका नाम बदल करके अब क्या किया गया है, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। अगला है कि वह पहला आम भारतीय ईसाई जिसे वेटिकन के पोप फ्रांसिस ने हाल ही में संत की उपाधि देने की घोषणा की है, उस तो कौन है वो, 18वीं शताब्दी के देवा सहायम पिल्लई जो कि कन्याकुमारी से हैं। चलिए अगला है कि नवंबर 2021 में भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे किस मिशन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया, तो यह राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को दर्ज किया गया है। चलिए आगे चलते हैं मित्रों।
तो अगला है कि अक्टूबर नवंबर 2021 में ग्लासगो में संपन्न COP26 समिट में भारत ने कब तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त करने की घोषणा की है? तो 2070 तक, ठीक ना, याद रखिएगा वर्ष 2070 तक। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला है कि नवंबर 2021 में यूनेस्को द्वारा किस भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के एक हिस्से के रूप में नामित किया गया है? तो यह श्रीनगर को। अगला है मित्रों कि हाल ही में जारी ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सी रैंकिंग दी गई है? तो 18वीं। देखिए ये भी इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मुश्किल से आपको 7-8 इंडेक्स रटने हैं जो कि एग्जाम में उसमें से 2 इंडेक्स तो कंफर्म है आना है, नहीं 2 तो 1 तो कंफर्म है। तो आप यहाँ देखिए ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स में भारत को कौन सी रैंकिंग दी गई है? तो 18वां रैंकिंग दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। 6 नवंबर 2021 को नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जम्मू कश्मीर के किस एयरपोर्ट को मेजर एयरपोर्ट घोषित किया? तो यह श्रीनगर को। अगला है कि हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने कार्बन डाइऑक्साइड को मीथेन में बदलने के लिए किस विधि की खोज की? तो फोटोकेमिकल, जिसको इंग्लिश में फोटो कैटलिस्ट बोलते हैं, ठीक है। अगला है मित्रों कि अक्टूबर 2021 में जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो कर्नाटक है। याद रखिएगा कि राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में अपने भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर है 2020 वाले इस इंडेक्स में? तो कर्नाटक। चलिए अगला प्रश्न है मित्रों कि दुनिया के पहले फीफा फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम को किस राज्य सरकार ने शुरू किया? तो उड़ीसा ने शुरू किया। अगला है कि अक्टूबर 2021 में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा भारत का पहला अनोखा मानवयुक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया गया? तो यह डॉक्टर जितेंद्र सिंह। अगला है कि अक्टूबर 2021 में किस राज्य ने मुफ्त राशन और कोविड की पहली खुराक उपलब्ध कराने में 100% लक्ष्य हासिल किया? तो गोवा। देखिए गोवा कितनी प्रगति कर रहा है, मतलब कि मुफ्त राशन और कोविड की पहली खुराक उपलब्ध कराने में 100% लक्ष्य हासिल किया है कौन? गोवा। और अभी पीछे आपने देखा था कि कई योजनाओं में भी आगे रहा है, तो अच्छा कार्य कर रहे हैं यहाँ के मुख्यमंत्री। चलिए आगे चलते हैं। अक्टूबर 2021 के आखिरी सप्ताह में जारी पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो केरल। तो पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में केरल सर्वोच्च स्थान पे रहा है। अगला है कि हाल ही में किस झील को अपना पहला ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर मिला है? तो याद रखिएगा कि डल झील जो कि कश्मीर में स्थित है, इसको अपना पहला ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर मिला है, ठीक है। अगला है कि हाल ही में कहाँ पर जनजातियों की संस्कृति की रक्षा के लिए 29 संग्रहालयों का उद्घाटन किया गया? तो यह मणिपुर में किया गया है, ठीक है मित्रों। चलिए अगला है अक्टूबर 2021 में किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव उत्सव के एक हिस्से के रूप में अमृत महोत्सव पॉडकास्ट लॉन्च किया गया? तो संस्कृति मंत्रालय ने। अगला है कि वर्तमान में किस राज्य के विधानसभा भवन का शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है? तो यह बिहार का, ठीक ना। अगला है कि 16 अक्टूबर 2021 को मणिपुर के स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के द्वीप शिखर का नाम परिवर्तित कर माउंट मणिपुर कर दिया है। तो यह माउंट हैरियट का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? माउंट मणिपुर कर दिया गया है। और माउंट हैरियट है कहाँ ये द्वीप समूह? अंडमान में है, ठीक ना, अंडमान निकोबार का एक द्वीप समूह है। तो याद रखिएगा कि इसका नाम माउंट हैरियट था, बदल करके माउंट मणिपुर कर दिया गया। अगला है कि हाल ही में भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य के आसपास के 177 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। यह अभ्यारण्य स्थित है, तो यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला है कि भारत की पहली विश्वकर्मा वाटिका कौन से राज्य के हुनर हाट में स्थापित की गई है? तो यह उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई है। अगला है कि 1 अक्टूबर 2021 को केंद्र सरकार ने किन 4 दशक पुराने बोर्ड को भंग करने का आदेश दिया है? तो यह आयुध निर्माण बोर्ड को भंग करने का आदेश दिया गया है।
अगला है कि अक्टूबर 2021 में जारी दुनिया के 113 देशों के वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत की रैंकिंग है तो 71वीं, मतलब कि 71वां रैंक है। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रैंकिंग ये भी है कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा रैंक है तो 71 नंबर का रैंक है, मतलब कि 71वां रैंक है ये। अगला है कि वह राज्य सरकार जिसने 1 नवंबर 2021 से मुख्यमंत्री राशन आपके द्वारा योजना की शुरुआत की तो यह मध्य प्रदेश ने। अगला है कि कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू होने के लगभग 9 महीने के भीतर भारत ने किस दिन 100 करोड़ के टीकाकरण का विश्व कीर्तिमान बनाया तो याद रखिए 21 अक्टूबर 2021 को। अगला है अक्टूबर 2021 में नीति आयोग ने किस संस्था के सहयोग से भारत के भू-स्थानिक ऊर्जा मानचित्र को लॉन्च किया है तो यह इसरो और ऊर्जा मंत्रालय के सहयोग से। अगला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अक्टूबर 2021 को कहां से स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 का शुभारंभ किया तो यह दिल्ली से किया गया। चलिए अगला देखते हैं कि भारत को 2022 से 2024 की अवधि के लिए अक्टूबर 2021 में संयुक्त राष्ट्र संघ के किस निकाय का सदस्य चुना गया तो यह मानवाधिकार परिषद का सदस्य चुना गया है। कब से कब तक के लिए 2022 से 2024 के लिए। अगला है कि सार्वजनिक परिवहन में रोपने सेवाओं का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर बनेगा वाराणसी बनेगा। ठीक ना, याद रखिएगा, फिर से पढ़ता हूँ, सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सार्वजनिक परिवहन में रोपने सेवाओं का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर कौन बनेगा तो वाराणसी बनेगा। अगला प्रश्न है और ये अंतिम प्रश्न है राष्ट्रीय करंट अफेयर्स से। देखते हैं क्या है कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन मतलब कि DRDO द्वारा आकाश प्राइम मिसाइल का पहला सफल परीक्षण कब किया गया तो याद रखिएगा कि 27 सितंबर 2021 को। मित्रों, यहाँ पे हमारा जितने भी पिछले 6 महीने के राष्ट्रीय करंट अफेयर्स इम्पॉर्टेंट थे वो सारे के सारे कवर हुए और लगभग मैं देख रहा हूँ कि 1 घंटे में ये राष्ट्रीय परिदृश्य पूरा हुआ है। कोशिश करता हूँ कि एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट कर दूँ, अगर नहीं हो पाएगा तो मैं कम से कम आपको 2 वीडियो प्रोवाइड करा दूँगा। आपका काम बस यही है मित्रों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सारे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चाहे वनडे हो चाहे स्टेट PSC हो, ठीक है। UPSC के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं रह जाता है क्योंकि UPSC के प्रश्नों की डिमांड अलग तरीके से होती है, तो इसलिए मैं UPSC वाले बच्चों को ये देखने के लिए मना करूँगा, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से 1-2 बार फास्ट स्पीड करके बस देख जाओ, आप एग्ज़ाम में अच्छा करके आओगे, देख लेना। तो चलिए अभी थोड़ी देर में मैं देखता हूँ तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय वाले को भी मैं करा देता हूँ। आइए मित्रों, अब चलते हैं हम, थोड़ा सा हो गया रेस्ट जो भी होना था। अब हम अंतर्राष्ट्रीय जो भी करंट अफेयर्स हैं इम्पोर्टेंट उसे हम देखते हैं, ठीक है। तो चलिए, हमारा पहला इसमें है कि 24 मार्च 2022 को मनाए गए विश्व क्षय रोग दिवस की इस वर्ष थीम क्या थी तो याद रखिएगा मित्रों कि विश्व क्षय रोग दिवस, सबसे पहले तो यहाँ से याद रखिएगा कि 24 मार्च को हर वर्ष विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष की थीम क्या थी इसकी, इन्वेस्ट टू इंड TB सेव लाइव्स। क्या थी, इन्वेस्ट टू इंड TB सेव लाइव्स। और ये मनाया कब जाता है विश्व TB रोग दिवस या क्षय रोग दिवस, 24 मार्च को प्रत्येक वर्ष, ठीक है। तो ये सारे आपको दिवस याद करने हैं। अगला है कि मार्च 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस्लामोफोबिया के विरुद्ध लड़ने के लिए किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव को मंजूरी दी तो 15 मार्च को। अगला है मित्रों कि 4 फरवरी 2022 को मनाए गए विश्व कैंसर दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी तो क्लोज द केयर गैप। तो याद रखिएगा कि विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है और इस वर्ष 2022 की थीम इसकी थी क्लोज द केयर गैप। अगला है कि मार्च 2022 में जारी सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है तो याद रखिएगा कि दुनिया में आयातक देश हथियारों में सबसे बड़ा है भारत, मतलब कि भारत आयात करता है हथियारों का सबसे ज़्यादा। अगला है
कि वह इंटरनेशनल एयरलाइंस जो अपनी उड़ानों को बिजली देने में मदद करने के लिए सौर विमानन ईंधन का उपयोग करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइन बन जाएगी, स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस। अगला है कि 15 मार्च 2022 को अमेरिका के लॉस एंजिल्स में संपन्न मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2021 की विजेता कौन बनी है? तो याद रखिएगा कि कैरोलिना बिलावस्का, जो कि पोलैंड की रहने वाली हैं। तो याद रखिएगा कि मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2021 में मिस वर्ल्ड कौन बनी है? तो कैरोलिना बिलावस्का। और यह कहाँ से रहने वाली हैं? तो यह पोलैंड की हैं। ये नाम इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। एक बार मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, मिस वर्ल्ड कौन बनी है? कैरोलिना बिलावस्का, और जो कि पोलैंड की रहने वाली हैं। अगला है कि हाल ही में कौन सा देश चक्रवाती तूफान इमनाती की चपेट में आया? तो मेडागास्कर। याद रखिएगा कि चक्रवाती तूफान इमनाती क्या है? एक चक्रवाती तूफान है, और ये कहाँ आया है? मेडागास्कर में। चलिए अगला है, और आपको यहाँ पे ये भी बता दूं कि मेडागास्कर जो है वो चौथे नंबर का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है ना, भारत मतलब विश्व का। अगला है कि मार्च 2022 में किस खेल संघ द्वारा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अध्यक्ष पद से निलंबित कर दिया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ द्वारा। अगला है कि हाल ही में गूगल ने किस देश में प्ले पास सब्सक्रिप्शन सेवा शुरू करने की घोषणा की? तो यह भारत में। अगला है कि मार्च 2022 में यूरोपीय संघ ने किस देश को अपनी सदस्यता देने का निर्णय ले लिया है? तो यह यूक्रेन को। चलिए आगे देखते हैं हम। अगला है मित्रों कि मार्च 2022 में किस देश ने चीन के विरोध के बाद भी 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुदान सहायता मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन समझौते की पुष्टि की? तो यह नेपाल ने। अगला है कि ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन द्वारा 28 फरवरी से 3 मार्च 2022 तक कहाँ पर मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन किया गया? तो यह बार्सिलोना स्पेन में। अगला है कि ब्रिटेन का वह पूर्व प्रधानमंत्री जिन्हें नव वर्ष 2022 के अवसर पर ब्रिटेन की महारानी द्वारा नाइटहुड के सम्मान से सम्मानित किया गया? तो यह थे टोनी ब्लेयर को, ठीक है। आगे कह रहा है कि 3 मार्च 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व वन्य जीव दिवस का मुख्य विषय क्या था? तो याद रखिएगा कि रिकवरिंग की स्पेसीज फॉर इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, ठीक ना। याद रखिएगा, फिर से देखिए यहाँ प्रत्येक वर्ष आप देखेंगे कि विश्व वन्य जीव दिवस हर वर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है, और इस वर्ष जब 2022 को ये मनाया गया तो इसकी थीम क्या थी? रिकवरिंग की स्पेसीज फॉर इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, ठीक ना। चलिए अगला है कि वह इस्लामिक देश जिसने मार्च 2022 में अपना दूसरा सैन्य उपग्रह नूर 2 को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया? तो ईरान। याद रखिएगा कि सैन्य उपग्रह नूर 2 किससे संबंधित है? तो ईरान का, और यह इस्लामिक देश से संबंधित है, ठीक ना। आगे चल रहे हैं कि किस देश ने मार्च 2022 में इंस्टाग्राम की जगह रॉसग्राम लॉन्च करने की घोषणा की? तो यह रूस ने। याद रखिएगा ये भी मित्रों। चलिए आगे चलते हैं कि न्यूयॉर्क स्थित प्रतिबंध निगरानी सूची साइट, फिर से देखिए सुनिए, ये वैसे इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन मैं पढ़ दे रहा हूँ। न्यूयॉर्क स्थित प्रतिबंध निगरानी सूची साइट कैस्टेलम एआई द्वारा मार्च में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन पर आक्रमण के बाद दुनिया का कौन सा देश सर्वाधिक प्रतिबंधों वाला देश बन गया है? तो यह रूस बन गया, क्योंकि रूस लगातार यूक्रेन पर आक्रमण किए जा रहा है, युद्ध। अगला है कि 8 मार्च 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम क्या था? तो ये थीम था एक अस्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता। तो यहाँ से भी 2 प्रश्न बनेंगे। ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट दिवस भी है। हर वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, और महिलाओं को मित्रों याद रखिएगा कि आप लोग जहाँ भी हैं, आपके आसपास की जो भी महिलाएं हैं उनको आप सम्मान दीजिए, उनको आप शिक्षा के लिए प्रेरित करिए, उनको आगे बढ़ाइए, क्योंकि ये समाज के इनको अपने बराबरी में लाइए, ठीक है। बाकी कुछ लोगों का ये मानना है कि महिलाएं ज़्यादा पढ़ लिख लेंगी तो दबाएंगी, ऐसा मेरा मानना नहीं है। आप एक शिक्षित पर्सन हैं तो महिलाओं को आप ज़्यादा से ज़्यादा समझिए, उनको अपने एक दोस्त की तरह समझिए, तो शायद आप बहुत बेस्ट कर जाएंगे। बहुत सारे घरों में मैंने भी देखा है, बहुत लोगों से सुना भी है
कि महिलाओं को दबाया जाता है। मैं तो ये मानता हूँ कि महिलाओं को आप, जब आपकी वाइफ, जो भी लड़के लोग हैं शादी करेंगे, तो अपनी वाइफ को आप क्या करेंगे, एज ए फ्रेंड की तरह अगर आप ट्रीट करेंगे तो काफ़ी अच्छे से वो आपको सही समझेंगी भी और आपके साथ रहेंगी भी। तो कहीं ना कहीं इनको बिगाड़ने में हाथ हमारा ही होता है और इनको बनाने में भी हाथ हमारा ही होता है। तो ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट मैं ये कहूँगा कि आज के समय में ज़माना बहुत आगे जा चुका है और आप महिलाओं को सम्मान दीजिए और महिलाओं को सैल्यूट करिए। ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है और इसकी इस वर्ष की थीम थी एक अस्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता। अगला है कि मार्च 2022 में किस देश ने फेसबुक के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही करते हुए देश में फेसबुक पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया? तो रूस ने। आप देख ही रहे हैं कि रूस अभी क्या कर रहा है, इंस्टाग्राम को बदल करके रूसोग्राम कर रहा है, अपने यहाँ बना रहा है। अगला है कि किस देश ने मार्च 2022 में महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किया? तो ये मेडागास्कर ने। अगला है कि हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह नीदरलैंड में। अगला है कि 20 मार्च 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस की थीम क्या है? तो शांत रहो, समझदार रहो और दयालु रहो। ठीक ना। तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 20 मार्च को प्रत्येक वर्ष। और इस वर्ष इसकी थीम क्या थी? शांत रहो, समझदार रहो और दयालु रहो। चलिए आगे चलते हैं मित्रों। अगला है हमारा कि 11 से 12 फरवरी 2022 को कहाँ पर क्वाड की मंत्री स्तर बैठक आयोजित की गई? तो यह ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में की गई। अगला है कि हाल ही में किस देश ने नौसेना बलों पर हमला करने के लिए हथियारों से लैस सैन्य डॉल्फिन का प्रयोग किया? तो यह इजराइल ने किया है। अगला है कि 21 मार्च 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का इस वर्ष का थीम क्या है? तो वन और सतत उत्पादन खपत। तो याद रखिएगा मित्रों अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को प्रत्येक वर्ष। और इस वर्ष की थीम थी वन और सतत उत्पादन और खपत। अगला है 14 मार्च 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस का इस वर्ष थीम क्या था? तो मैथमेटिक्स यूनिट्स। तो ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस आप जानते रहिएगा। अगला है कि 18 मार्च 2022 को मनाए गए वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस का इस वर्ष का थीम क्या था? तो रिसाइकलिंग फर्टिनिटी। अगला है कि 18 मार्च 2022 को मनाए गए विश्व नींद दिवस का इस वर्ष थीम क्या है? तो यह क्वालिटी स्लीप, साउंड माइंड, हैप्पी वर्ल्ड। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला कह रहा है मित्रों कि फरवरी 2022 में किस संस्था द्वारा नाइज ब्लेज एवं मिसमैच नाम से फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 जारी की गई? तो यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसको इंग्लिश में UNEP बोला जाता है, इसके द्वारा शुरू की गई। अगला है कि 9 से 11 फरवरी 2022 के बीच समुद्र को प्रदूषण से बचाने के लिए फ्रांस के ब्रेस्ट में कौन सा सम्मेलन संपन्न हुआ? तो यह वन ओशन समिट हुआ है। अगला है कि वह देश जिसने फरवरी 2022 में हाइबारी नाम से अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? तो यह जापान ने लॉन्च किया है। अगला है मित्रों कि 21 फरवरी 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की 2022 की थीम क्या है? तो यह है बहुभाषी शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, चुनौतियां और अवसर। तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस प्रत्येक वर्ष 21 फरवरी को मनाया जाता है और इस वर्ष की थीम क्या थी? कि बहुभाषी शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, चुनौतियां और अवसर। चलिए आगे चलते हैं मित्रों। आगे हमारा कह रहा है कि 20 मार्च 2022 को मनाए गए विश्व गौरैया दिवस की इस वर्ष की थीम क्या है? तो लव स्पैरो। याद रखिएगा मित्रों बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। अब तो गौरैया चिड़िया दिखती भी नहीं है, गाँवों में थोड़ी बहुत दिखती भी हैं क्योंकि अब वो ख़त्म हो रही, इसी की वजह से इनकी दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई थी। तो याद रखिएगा विश्व गौरैया दिवस प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है और इस वर्ष का 2022 का थीम था लव स्पैरो, मतलब कि स्पैरो इंग्लिश में गौरैया को बोलते हैं, प्यार करो स्पैरो से। ठीक है ना। अगला है मित्रों कि हाल ही में कौन सा देश पादप आधारित कोविड-19 के उपयोग को अधिकृत करने वाला पहला देश बन गया है? तो यह है मित्रों कनाडा। अगला है मित्रों कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 27 अक्टूबर 2021 को किस योजना की शुरुआत की? तो
तो यह कृषि उड़ान 2.0 योजना। पीछे अंतर्राष्ट्रीय वाला जो इम्पोर्टेंट था वो ख़त्म हो गया है। अब यहाँ से हम पुरस्कार वाला शुरू करेंगे थोड़ा बहुत के बाद। अगला है कि अक्टूबर 2021 में जारी डिजिटल 2021 अक्टूबर ग्लोबल स्नैपशॉट नामक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की कितनी प्रतिशत आबादी मोबाइल फ़ोन का उपयोग करती है, तो 65%। चलिए अब हम पुरस्कारों से संबंधित जो भी हमारे इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वो देख लेते हैं। पहला है कि मार्च 2022 में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान एवं वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 31वें GD बिड़ला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो यह प्रोफेसर नारायणन प्रधान को। अगला है कि हाल ही में किस संस्था को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, तो यह प्रथम को। अगला है कि वह इंडियन डॉक्यूमेंट्री जिसे हाल ही में 94वें अकादमिक पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र फीचर श्रेणी में नामांकित किया गया, तो यह राइटिंग विद फायर। अगला है मित्रों कि नमिता गोखले को वह अंग्रेजी उपन्यास जिसे हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, तो यह कौन सा सम्मानित किया गया कौन सा पुरस्कार है, तो थिंग्स टू लिव बिहाइंड। अगला है कि भारतीय मूल की वह ब्रिटिश लेखिका जिसे उनके बच्चों की किताब द क्रॉसिंग के लिए प्रतिष्ठित ब्रिटिश पुरस्कार कार्नेगी मेडल से सम्मानित किया गया, तो यह मंजीत मान जी को। अगला है कि बॉलीवुड अभिनेत्री और पूर्व मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन को DC साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 द्वारा टेलीविजन सीरीज आर्या 2 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किस अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो यह इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमन अवार्ड से सम्मानित किया गया। चलिए आगे चलते हैं। अगला है मित्रों कि हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री को संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा प्रदत्त SDG प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो यह बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है मित्रों कि भारतीय निर्देशक PS विनोद द्वारा निर्देशित वह तमिल फिल्म जिसे हाल ही में 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एशियाई फिल्म प्रतियोगिता खंड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया, तो यह कुझंगल। अगला है कि वह बॉलीवुड अदाकारा जिसने हाल ही में प्रतिष्ठित भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, तो हर्षाली मल्होत्रा जी को। अगला है मित्रों कि हाल ही में घोषित सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 को प्राप्त करने वाले 2 राज्य कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा गुजरात और सिक्किम। अगला है मित्रों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ ड्रक ग्याल्पो से सम्मानित किया है। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी को सम्मानित किया गया है। फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, सुनिए। अभी हाल ही में किस देश ने हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द ड्रक ग्याल्पो से सम्मानित किया है, तो यह भूटान ने किया है। अगला है मित्रों कि पर्यावरण प्रबंधन के लिए दिया जाने वाला प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2021 लगातार तीसरे वर्ष किस प्रतिष्ठान को दिया गया, तो यह स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को दिया गया। अगला है कि वह देश जहां की पर्यावरण वकील रिजवाना हसन को हाल ही में वर्ष 2022 के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार के लिए चुना गया, तो यह बांग्लादेश। अगला है कि असम सरकार ने हाल ही में देश के किस प्रतिष्ठित उद्योगपति को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव प्रदान किया है, तो यह रतन टाटा जी को असम वैभव असम सरकार ने प्रदान किया है। अगला है कि बच्चों के खिलाफ अपराध और हिंसा का मुकाबला करने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य के लिए किस संस्था को हाल ही में सिल्वर श्रेणी में स्कॉच अवार्ड प्रदान किया गया है, तो यह फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी को। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं मित्रों। कह रहा है कि वह राज्य जिसे हाल ही में कला और शिल्प ग्राम संगठन को 2021 के लिए अंतर्राष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो यह केरल को। अगला है कि हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया, तो शिंजो अबे जो कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया, तो यह शिंजो अबे जो कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। अगला
जो कि अंतिम प्रश्न है पुरस्कार से कि हाल ही में स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। तो याद रखिएगा, स्कॉच चीफ मिनिस्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी जी को। अब अंतिम में मित्रों, जो भी नवीनतम पुस्तकें जारी हुई हैं, इन पुस्तकों से 1 से 2 प्रश्न करंट में पूछा जाता है। ये सभी पुस्तकों का एक जगह मैंने आपको इम्पोर्टेंट करके समरी दे दिया है, तो याद रखिएगा, इसे बार बार आप देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पुस्तकों के बारे में। तो सबसे पहले है कि इंडोमिटेबल अ वर्किंग वुमेन नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप। तो यह किसकी पुस्तक है? तो एसबीआई की पूर्व अध्यक्ष अरुंधति भट्टाचार्य जी की है। अगला है द गोरखपुर हॉस्पिटल ट्रेजेडी अ डॉक्टर्स मेमोयर ऑफ अ डेडली मेडिकल क्राइसिस। ये डॉक्टर कफील खान जी की पुस्तक है। अगला है कि हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक। यह बिल गेट जी की पुस्तक है। अगला है कि अटल बिहारी वाजपेयी की पुस्तक है सागरिका घोष। अगला है फियरलेस गवर्नेंस, जो कि डॉक्टर किरण बेदी की पुस्तक है। अगला है अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। यह रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। अगला है कि इंडियाज वीमेन अनसंग हीरोज। यह मीनाक्षी लेखी की पुस्तक है। अगला है द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। यह तुहीन ए सिन्हा की पुस्तक है। ये जो भी पुस्तक लॉन्च हुई है, इसे बहुत ज़रूरी है देखना, क्योंकि ये बहुत पूछा रहता है। अगला, एक मिनट, ये ऊपर वाला छूट गया था। द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, ये तुहीन ए सिन्हा अंकिता वर्मा की पुस्तक है। मतलब ये 2 लोगों ने मिलकर के लिखा है, द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। अगला है कि अ नेशन टू प्रोटेक्ट, यह प्रियम गांधी मोदी की पुस्तक है। अगला है अ हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन, ये रविंद्रनाथ टैगोर की पायनरिंग वर्क इन रूरल कॉन्टेक्स्ट, यह उमा दास गुप्ता द्वारा लिखा गया है। अगला है कि 10 फ्लैश पॉइंट 20 ईयर्स, ये कांग्रेस के सांसद हैं मनीष तिवारी, उनकी पुस्तक है। अगला है द नट मैक्स कर्स पेराब्लस फॉर अ प्लैनेट इन क्राइसिस, ये अमिताभ घोष जी की पुस्तक है। अगला है कि होम इन द वर्ल्ड अ मेमोयर, जिसको बोलेंगे, ये अमर्त्य सेन जी की पुस्तक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा कि होम इन द वर्ल्ड किसकी पुस्तक है? यह अमर्त्य सेन जी की पुस्तक है, बिल्कुल पूछा जाएगा। लाल सलाम, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह स्मृति ईरानी जी की पुस्तक है। अगला है कि द क्रिसमस पिंग, यह जेके रोलिंग की पुस्तक है। चलिए आगे देखते हैं अब हम लोग। द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया, स्टीव वॉ, पूर्व ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर जो हैं स्टीव वॉ, उनकी पुस्तक है द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया, बिल्कुल याद रखिएगा इसको। राहुल बजाज की पुस्तक है गीता पीरामल। अगला है राहुल बजाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, ये पुस्तक किसकी है? गीता पीरामल की। उल्टा मैंने बोल दिया था, क्षमा चाहता हूँ। अगला है कि इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेटर फ्रॉम 1947, ये अयाज मेनन जी की पुस्तक है। अगला है कि 10 ट्रिलियन ड्रीम, सुभाष चंद्र गर्ग जी की पुस्तक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है। जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया रखा है उसे रट जाइएगा। 10 ट्रिलियन ड्रीम, ये सुभाष चंद्र गर्ग जी की पुस्तक है। अगला है द मिलेनियन योगी ए मॉडर्न डे पेरेबल अबाउट रिक्लेमिंग वंस लाइफ, यह पूर्व कैप्टन दीपक चटर्जी की है। अगला है उंगलील ओरुवन, ये आत्मकथा है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। सारी पुस्तकों को नहीं पढ़ना, जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ बस आप उसे देखते जाइएगा, बाकी को एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। उंगलीन ओरुवन आत्मकथा है, ये किसकी? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन जी की, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है कि टॉम्ब ऑफ सैड, यह गीतांजलि श्री जी की पुस्तक है। अगला कह रहा है मित्रों कि वीर सावरकर द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन, यह उदय माहुरकर और चिरायु पंडित जी की पुस्तक है। अगला है मित्रों कि एन इकोनॉमिस्ट एट होम एंड अब्रॉड अ पर्सनल जर्नी, यह भारत सरकार के पूर्व आर्थिक सलाहकार डॉक्टर शंकराचार्य जी की पुस्तक है। अगला है कि स्टार्स इन माई स्काई दोज हु ब्राइटन माई फिल्म जर्नी, यह फिल्म अभिनेत्री दिव्या दत्ता की पुस्तक है। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। कि स्टार्ट इन माई स्काई किसकी पुस्तक है? तो
दिव्या दत्ता जो कि फिल्म अभिनेत्री हैं उनका पुस्तक है। अगला है कि द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे, यह भास्कर चट्टोपाध्याय की पुस्तक, वेरी इंपॉर्टेंट है मित्रों, याद रखिएगा, इसे रट जाइएगा कि द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे ये किसकी पुस्तक है, भास्कर चट्टोपाध्याय जी की। अगला है कि एक्चुअली आई मेट देम, ये किसकी पुस्तक है, गुलजार की पुस्तक है। अगला है नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइंड इंडिया, यह त्रिपुरदनम सिंह और आदिल हुसैन जी ने मिलकर के इसको लिखा है, तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये। चलिए आगे चलते हैं कि सर सैयद अहमद खान रीजन रिलीजन एंड नेशन, ये पुस्तक प्रोफेसर सैफी किदवई की है। अगला है द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट अ बैंकर्स मेमोरी, ये पुस्तक है एसबीआई के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार जी की। तो याद रखिएगा द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट ये किसका है, एसबीआई के पूर्व अध्यक्ष, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार जी की। अगला है कि अर्थशास्त्री गांधी, ठीक है, ये पुस्तक है जयतीर्थ राव जी की। अगला है मित्रों कि फाइंडिंग अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन ट्विस्ट एट टर्न्स, ये प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय कर नीति विशेषज्ञ असीम चावला जी की पुस्तक है। अगला है राइटिंग फॉर माई लाइफ रस्किन बॉन्ड की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मित्रों, याद रखिएगा, रट जाइएगा, राइटिंग फॉर माई लाइफ ये रस्किन बॉन्ड जी की पुस्तक है। अगला है कि कमला हैरिस फेनामोलन वुमेन, ये चिदानंद राजघट्टा जी की पुस्तक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट तो नहीं है, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कमला हैरिस फेनामोनल इस वुमेन, चिदानंद राजघट्टा जी की पुस्तक है। अगला है मित्रों, देखते हैं कि सनराइज ओवर अयोध्या, याद रखिएगा, नेशनहुड इन पावर टाइम्स, सलमान खुर्शीद की है, इंपॉर्टेंट है ये भी किताब। सनराइज ओवर अयोध्या किसकी किताब है, सलमान खुर्शीद की। एक्चुअली में ये अयोध्या पे रिलेटेड है और मुस्लिम ने किसी ने लिखा है, सलमान खुर्शीद ने। तो एक्चुअली में क्या होता है कि लड़के कभी ये सोच नहीं पाते हैं कि यार ये क्या है, ठीक है ना। तो बहुत अच्छी बात है कि भारत में एकता बन रही है, एकता में लोग हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन एग्जाम में लड़के कंफ्यूज हो जाएंगे कि अयोध्या से रिलेटेड है तो इसमें मुस्लिम लोग थोड़ी ना लिखेंगे, ठीक है ना। तो मैं सबका सम्मान करता हूँ, सब बराबर के भाई हैं, भाई बंधु हैं, ठीक है ना, कोई इसमें बुरा ना मानिएगा। तो सलमान खुर्शीद जी की पुस्तक है सनराइज ओवर अयोध्या, बहुत अच्छी बात है। अगला पुस्तक है कि एम्स में एक जंग लड़ते हुए, तो एम्स में एक जंग लड़ते हुए किसकी पुस्तक है, पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी की पुस्तक है। ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये केंद्रीय मंत्री रहे हैं पूर्व, तो इस नाते इनकी पुस्तक इम्पॉर्टेंट हो जाती है। क्या, एम्स में एक जंग लड़ते हुए, और ये रमेश पोखरियाल निशंक जी की पुस्तक है। मित्रों यहाँ पर जा कर के हमारे जितने भी इम्पॉर्टेंट राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और किताब, जो भी नई किताबें आई हैं उनसे रिलेटेड जो भी प्रश्न इम्पॉर्टेंट थे सब कंप्लीट हो रहा है। लगभग 1 घंटा 26 मिनट, लगभग वही 1.5 घंटा मान के चलिए कि 1.5 घंटे की ये वीडियो बनी है। और याद रखिएगा मित्रों कि अगर आप इस 1.5 घंटे के वीडियो को सिर्फ 2 बार से 3 बार आप फास्ट स्पीड करके पढ़ेंगे तो आपका आधे घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। और याद रखिएगा कि इससे आप 2-3 प्रश्न आप अगले से अधिक वेटेज में रहेंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करना है कि आपको क्वालिफाई करना है या नॉट क्वालिफाई होना है। बाकी मैंने आप लोगों के लिए अपनी तरफ से जो भी मेहनत करना था किया और आप लोगों को ये दिया, ठीक है ना मित्रों। तो काफ़ी इसमें मेहनत लगता है। और बाकी अगर थोड़ा सा मेरे पास अभी पैसे के बहुत अभाव है, जिसके नाते मैं स्मार्ट बोर्ड वगैरह पे तो नहीं पढ़ा पाता हूँ, लेकिन एक दिन मेरे पास भी स्मार्ट बोर्ड वगैरह होगा, मैं बिल्कुल पढ़ाऊँगा आप लोगों को, ठीक है। इच्छा तो बहुत रहती है बट स्मार्ट बोर्ड भी काफ़ी कॉस्टली आता है, 2 लाख समथिंग आता है, उससे नीचे आएगा ही नहीं वैसे वाला बोर्ड भी। तो इस नाते मित्रों थोड़ा सा अभाव के नाते मैं इसी तरह से आप लोगों को पढ़ाता हूँ। तो प्लीज़ अपना प्यार और स्नेह बनाए रखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए, और इस बार एग्ज़ाम की छाती पर प्रहार करिए और एकदम फोड़ डालिए, ठीक है मित्रों। तो ओके, थैंक यू।